आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम मीडिया क्वेरी को यूज़ करके एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आ जाते हैं सबसे पहले अपने टेक्स्ट एडिटर पे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। इसका नाम देता हूँ मीडिया और इसको बस ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। ओके, तो अब यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक न्यू HTML फाइल। ठीक है, तो मीडिया क्वेरी एक CSS का एक प्रॉपर्टी है जिसके मदद से हम अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो पहले क्या होता था कि जो हम लोग अपने वेबसाइट को कोड करते थे या अपना CSS लिखते थे, तो वो अगर मैं डेस्कटॉप पे बनाया हूँ, डेस्कटॉप के लिए अगर बनाया हूँ, तो वो डेस्कटॉप पे तो अच्छा दिखता था, पर वो मोबाइल पे या फिर छोटे डिवाइसेस पे अच्छा नहीं दिखता था। उसके बाद फिर जब मैं अगर मोबाइल को लेकर के अगर CSS कर रहा हूँ, मोबाइल पे अगर मैं मोबाइल वेबसाइट बना रहा हूँ, तो वो डेस्कटॉप पे अच्छा नहीं दिखता था। या नहीं तो आपको क्या करना होता था, मोबाइल के लिए एक सेपरेट डिज़ाइन बनाना पड़ता था, एक सेपरेट CSS कोड लिखना पड़ता था, डेस्कटॉप के लिए एक सेपरेट CSS कोड लिखना पड़ता था। और जब जिस जगह पे वेबसाइट रेंडर हो रहा है, फॉर एग्जांपल मोबाइल पे रेंडर हो रहा है, तो मैं वहाँ पे मोबाइल वेबसाइट रेंडर करता था और डेस्कटॉप पे मैं डेस्कटॉप वेबसाइट रेंडर करता था। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में मेरे को डबल मेहनत करना पड़ रहा है। बट मीडिया क्वेरी की मदद से ये सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग हटा सकते हैं। मतलब अब सिंगल कोड से, अब सिंगल CSS की मदद से आपका कोड बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव होगा, मतलब सारे डिवाइसेस को वो एडजस्ट कर लेगा। तो सबसे पहले एक बेसिक HTML टेम्पलेट क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ओके, आ जाता हूँ बॉडी में। तो सबसे पहले मैं एक डिव ले लेता हूँ जिसका क्लास मैं कंटेनर लूँगा। तो मैं लिखता हूँ डॉट कंटेनर और उसके अंदर सबसे पहला मेरा एक H1 टैग दे देता हूँ मैं, क्योंकि मैं एक ब्लॉग पोस्ट बनाने जा रहा हूँ। मतलब आप देखेंगे कि ब्लॉग कैसा दिखता है जनरली। मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी एक इमेज देखते हैं कि ब्लॉग का इमेज कैसा दिखता है। अब मैं ब्लॉग इसलिए चूज़ किया हूँ क्योंकि ब्लॉग जनरली मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे कहीं भी ओपन किया जा सकता है ब्लॉग, एक ब्लॉग को। तो उसको रिस्पॉन्सिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होगा कि जो यूज़र डेस्कटॉप के होंगे वो छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे इमेजेस नहीं आ रहा है, रुको मैं अपना ब्लॉग दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ब्लॉग है मेरा। ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट्स हैं। मैं एक को ओपन कर लेता हूँ। आप ब्लॉग का देख सकते हैं किस तरह से ब्लॉग दिखता है। सबसे पहले मेरा एक हेडिंग है, उसके नीचे मेरा ऑथर का नाम है और यहाँ आप देख सकते हैं मेरा टैग है। उसके बाद एक फीचर्ड इमेज है और फिर मेरे टेक्स्ट हैं। ठीक है, तो ये है ब्लॉग का एक बेसिक डिज़ाइन। तो मैं इसको भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ और आ जाता हूँ यहाँ पे H1 में मैं डाल देता हूँ मैं अपने पोस्ट का टाइटल। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए दिस इज़ द हेडिंग फॉर माय ब्लॉग। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं टैग्स पे। तो टैग्स के लिए आप देखे थे जैसे वहाँ पे मैंने बनाया हुआ था टैग जैंगो, जहाँ पे लिखा हुआ था। तो जनरली होते क्या है, टैग्स सिंगल भी हो सकते हैं और मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं एक पोस्ट पे। तो अगर आप इस तरह से लिखते हैं पैराग्राफ और उसके बीच में आप लिखते हैं, तो इससे क्या होगा कि ये मेरा एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो वो एक कंप्लीट विड्थ ले लेगा। बट मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा टैग, मेरा जो पोस्ट का टैग होगा वो इनलाइन एलिमेंट हो, ताकि अगला टैग उसके जस्ट बगल में ही आ जाए, मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले
Django, और दूसरा टैग मैं देता हूँ दूसरा टैग में देता हूँ पाइथन। ओके, तो ये अब मेरा हो गया पहले हेडिंग फिर टैग। अब उसके बाद मैं आ जाता हूँ कि पोस्ट का ऑथर, उसको मैं पैराग्राफ में देता हूँ कि पोस्ट बाय, यहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ। तो अब क्या होगा कि वो दिखेगा कि पहले पोस्ट बाय और फिर जो प्रतीक्षा होगा वो एक लिंक होगा, तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जनरली होता क्या है कि जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो उस ऑथर के डिफरेंट पोस्ट्स वहाँ पे फिर ओपन हो जाते हैं, तो वो सब अभी नहीं कर रहे हैं। अभी मैं एक स्टैटिक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो बस मैं यहाँ पे एक लिंक देता हूँ और उसके बाद फिर मेरा पोस्ट का कंटेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जनरली क्या होता है ये सब पोस्ट हेडर है ना, और यहाँ पे मैं देता हूँ पैराग्राफ और यहाँ पे लिखता हूँ LOREM और यहाँ पे देता हूँ 120। ओके, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं इसको वर्ड रैप इनेबल कर देता हूँ। ओके, अब इसको एक बार देख लेते हैं ये कैसा दिख रहा है। ओके, अब आ जाते हैं, एक इमेज डाल देते हैं यहाँ पे ताकि थोड़ा बेटर लगे। इमेज के लिए मैं यूज़ करूँगा अनस्प्लैश, आपको बता देता हूँ कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। अनस्प्लैश API, अब इस API की मदद से क्या होता है कि आप जो विड्थ उसमें पास कर देंगे उस विड्थ का कोई भी रैंडम इमेज आपको मिल जाएगा। हाँ, मैं ये फीचर उठाना चाहता हूँ, नेचर एंड वाटर है ना, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इमेज SRC और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इमेज वाटर, नेचर वाटर की जगह पे मैं डाल देता हूँ Django कॉमा पाइथन कॉमा कोड। लेट्स सी ये कैसा दिख रहा है। ओके, ये थोड़ा विड्थ ज़्यादा है, उसको CSS में करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो ये मेरा इमेज लोड हो रहा है। इसके बाद आ जाते हैं पैराग्राफ के अलग, सेकंड पैराग्राफ जो होगा मेरा, क्योंकि मल्टीपल पैराग्राफ्स हो सकते हैं वहाँ पे। इस तरह से मैं एक और डाल दिया और फिर एक और इमेज डाल देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से दिखेगा बेसिकली, पहले हेडिंग, फिर मेरा टैग, देन ऑथर, देन पहला पैराग्राफ, देन इमेज, देन दूसरा पैराग्राफ, देन दूसरा इमेज। ओके ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और इमेज का विड्थ को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। इसको मैं कर देता हूँ 720 विड्थ और हाइट 400 रहने देता हूँ, 440। लेट्स सी, ठीक है। अब ये सेम इमेज आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं पाइथन को हटा देता हूँ। डिफरेंट आना चाहिए। ओके, यहाँ पे कोड में वो DNA कोड ले लिया, मैं इसको जावास्क्रिप्ट कर देता हूँ।
ये सब सेकेंडरी पार्ट है, इस पे ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हमें बेसिकली फोकस करना है कि हमारा कोड सही दिखना चाहिए, हमारा वेबसाइट सही दिखना चाहिए, इमेज ये सब सेकेंडरी है। ओके, तो ये सब हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं लास्ट हमारा ब्लॉग का फुटर। तो फुटर के लिए मैं डाल देता हूँ एक फुटर क्रेडिट के डिज़ाइंड बाय समथिंग समथिंग। ठीक है, तो पहले फुटर टैग, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पैराग्राफ में कि डिज़ाइंड बाय एचरेफ। और टारगेट अगर आप दे देंगे तो ये क्या करता है, इसे न्यू टैब में ओपन करता है लिंक। ओके, तो ये हो गया है। इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ कॉपीराइट का, और कॉपीराइट का आप चाहें तो साइन भी दे सकते हैं, जो कि M% कॉपी सेमीकोलन से होता है। लेट्स सी कैसा दिख रहा है ये। ओके, कूल। तो लास्ट में एक और पैराग्राफ में डाल देता हूँ छोटा सा, इमेज के बाद। अब देखते हैं इसे। ओके, अब इसे मैं मोबाइल के साइज पे ले आता हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल फर्स्ट CSS करने वाला हूँ, तो पहले इसको छोटा कर लेते हैं। ओके, ये अब मोबाइल के साइज का हो गया। आप यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी डिवाइस को चूज़ कर सकते हैं। मैं एंड्रॉयड लेके चलता हूँ अभी के लिए। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है। तो इसको CSS पे आते हैं। पहले यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, और इससे यहाँ पे लिंक कर देते हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और सबसे पहले देता हूँ लेट्स सी कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। हाँ, कर रहा है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड, मैं अपने इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सारे तरफ से जो पैडिंग और मार्जिन होता है एक्स्ट्रा, वो मैं हटा देता हूँ। ओके, इसको सेव करो। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा मार्जिन पैडिंग जो भी आपको दिख रहा था यहाँ पे वेबसाइट में, मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये सब कंप्लीट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जाकर के अलाइन हो गए हैं। तो ये एक्चुअल में होता क्या है कि ब्राउज़र का बाय डिफ़ॉल्ट एक इंटरनल CSS होता है, जिस वजह से ये इस तरह से कुछ दिख रहा होता है। और जब आप मार्जिन और पैडिंग को हटा देते हैं तो ये सब कुछ जितना भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग था सबको हटा देता है। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट्स जो मैं यूज़ करने वाला हूँ उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो आप जा सकते हैं इस तरह से। एक तो मेरा साइट था अनस्प्लैश फॉर रैंडम इमेजेस, और दूसरा साइट है मेरा fonts.google.com। यहाँ से आप उठा सकते हैं अपने लिए फ़ॉन्ट। मेरे को दो फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, एक है ऑसवर्ल्ड, दूसरा है रोबोटो। लेट्स ऐड दिस।
उस वर्ल्ड में मेरे को थोड़ा, ये बस मैं हेडिंग के लिए यूज़ करूँगा तो इसलिए मैं थोड़ा इसको बोल्ड ले लेता हूँ। और फिर मेरे को चाहिए रोबोटो, और रोबोटो में मेरे को चाहिए लाइट वेट और थोड़ा मीडियम। तो एक 400 ले लेता हूँ, एक 400, एक 300 ले लेता हूँ, और इसको हटाए तो 400 को, और इसको मेरे को कहाँ पे यूज़ करना है, एक पोस्ट पे मेरे को यूज़ करना है बस। तो एक काम करता हूँ मैं, एक सेकेंड, इसका एक बोल्ड वर्जन भी ले लेता हूँ क्योंकि पोस्ट में भी कहीं कहीं पे कुछ टेक्स्ट हाईलाइटेड होते हैं। ओके, तो अब आ जाते हैं और इनको एम्बेड कर लेते हैं अपने CSS में। तो ये इंपोर्ट वाले को आप कॉपी कीजिए, CSS में आकर के सबसे टॉप में पेस्ट कर दीजिए। ओके, इसको भी वर्ड रैप इनेबल कर देता हूँ। ओके, तो इस तरह से अब मैं इस पर काम कर सकता हूँ। मेरा फ़ोन भी इंपोर्ट हो गया और इमेज तो मैं यूज़ कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं बेसिक मार्जिन पैडिंग का काम कर लिया तो अब आ जाते हैं अपने डिव पे। जो मेरा आउटर डिव है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेनर, जो कि पेरेंट डिव है। इसको मैं लिख देता हूँ कंटेनर, और मैं इसको देना चाहूँगा कि ये सब लेफ्ट अलाइन, जो भी एकदम बॉर्डर एज के साथ एकदम ज्वाइन हो गए हैं, उसमें थोड़ा पैडिंग डाल देता हूँ। तो मैं पैडिंग कर देता हूँ, मैं इसको 20 पिक्सल्स फॉर, देखिए अब जो भी ये CSS में लिख रहा हूँ ये मोबाइल फ्रेंडली होगा, क्योंकि अभी ये बस मैं मोबाइल के लिए कर रहा हूँ, और मैं मीडिया क्वेरी में इसका डेस्कटॉप का करूँगा। तो आप देखते रहिए साथ में। ओके, कंटेनर हो गया, पैडिंग 20 पिक्सल। उसके बाद आ जाते हैं अपने H1 पे। अब H1 है जिसको मेरे को सबसे पहले तो इसको कंप्लीट अपर केस में रखना है, तो मैं इसको रखूँगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, इस तरह से। ठीक है, और सबसे पहले मैं थोड़ा फ़ॉन्ट को बढ़ा देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज 35 पिक्सल करके देखता हूँ, नहीं थोड़ा और। ओके, उसके बाद मैं आ जाता हूँ और मैं अपने फ़ॉन्ट को थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स, ज़्यादा नहीं दूंगा, बस ये सेपरेट करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से जैंगो और हेडिंग के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं फ़ॉन्ट फैमिली पे, जो मैंने इंपोर्ट किया था, और मेरा फ़ॉन्ट था ओसवाल्ड। मच बेटर, पहले से बहुत अच्छा दिख रहा है, बट आप देखेंगे कि ये लाइन हाइट थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा लाइन हाइट को कम कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1.1 EM। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि ये EM क्या होता है। तो पिक्सल्स एंड EM ये सब यूनिट हैं वेब डेवलपमेंट में। तो आप पिक्सल भी यूज़ कर सकते हैं, EM भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहे तो दोनों में से कुछ भी यूज़ कीजिए, ये आपका प्रेफरेंस है। मैं यहाँ पे EM लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और फिर आ जाते हैं स्पैन पे। अब मैं स्पैन पे मैं एक साथ करूँगा, और ये दोनों स्पैन पे एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही स्पैन है। तो सबसे पहले मैं इनको थोड़ा सा पैडिंग देना चाहता हूँ, पैडिंग 5 पिक्सल्स, ज़्यादा नहीं। ओके, ये अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। एक बार बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ स्लाइट ग्रीन, जो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ 127681, और मैं कलर दे देता हूँ वाइट ताकि ये दिख पाए। हाँ, और फिर मैं चाहता हूँ सबसे पहले थोड़ा फ़ॉन्ट को
बढ़ा दूँ, और मैं फ़ॉन्ट कितना कॉपी किया हूँ 500, और उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली, मेरे पास फ़ॉन्ट फैमिली है रोबोटो, और मैंने रोबोटो का 500 तक फ़ॉन्ट वेट को सेलेक्ट किया हुआ था। ओके, मच बेटर। एक काम करता हूँ, थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे हैश डाल देता हूँ, बस ऐसे ही। ओके, तो इस तरह से मेरा फ़ॉन्ट वेट हो गया, पैडिंग हो गया है, बैकग्राउंड कलर हो गया है, टेक्स्ट का कलर यानी कि फोरग्राउंड कलर हो गया, और आप देख सकते हैं मैंने प्योर वाइट ले लिया है। आप चाहें तो थोड़ा वाइट का टोन भी ले सकते हैं, FE। ये डायरेक्ट आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट ये एकदम ब्राइट वाइट नहीं है, ये थोड़ा सा उसका टोन है। और इसको भी अपर केस कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज देता हूँ, और फ़ॉन्ट साइज में देना चाहता हूँ इसको थोड़ा सा छोटा, लेट्स गिव इट 15 पिक्सल्स। ओह, थोड़ा और छोटा, 10 करके देखता हूँ। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया शायद। ओके, मैं इसको 12 करके देखता हूँ। ओके, तो इस तरह से मेरा हेडिंग हो गया है, मेरे टैग्स हो गए। एक और काम कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप इसको बॉर्डर दे सकते हैं, रेडियस, मतलब बॉर्डर रेडियस। मैं चाहता हूँ कि इसको स्लाइट रेडियस हो। ओके, 5 पिक्सल्स का। आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह से दिख रहा है ये। आ जाते हैं मोबाइल पे वापस से, और एक काम करते हैं, 5 पिक्सल नहीं दे करके मैं इसको EM देता हूँ, 0.3 EM। लेट्स सी, ये वही बात है कि 5 पिक्सल नहीं दे करके आप 2-3 समथिंग लिए हैं। ओके, और अगर आप चाहें तो थोड़ा यहाँ पे आप शैडो दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो दे सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दे सकते हैं। बॉक्स शैडो, और बॉक्स शैडो आपको एक्स एक्सिस मांगता है, वाई एक्सिस मांगता है, और फिर ब्लर जो कि ऑप्शनल आप दें तो ठीक है, नहीं देंगे तो वो एकदम डीप शैडो होगा। मैं यहाँ पे दे के दिखाता हूँ। मेरे को एक्स एक्सिस में नहीं चाहिए, मेरे को वाई एक्सिस में चाहिए 5 पिक्सल्स का, और मेरे को कलर शैडो का कलर मैं और इसी का लाइट ग्रीन लेके रखा हूँ यहाँ पे, 8CC-BBE। आप देख सकते हैं मेरा शैडो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ब्लर ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मैं देखो यहाँ पे मैंने 0 पिक्सल यानी कि एक्स एक्सिस के दिया, 5 पिक्सल यानी कि मैंने वाई एक्सिस को दिया, और फिर उसके बाद मैं ब्लर ऐड कर देता हूँ। और ब्लर मैं ऐड करूँगा ज़रा सा, ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे को ब्लर, समवेयर 4 पिक्सल्स का। अब लेट्स सी, थोड़ा ब्लर हुआ है, इसको छोटा कर देता हूँ शैडो। ओके, और थोड़ा एक काम करते हैं, अभी इसको स्किप करते हैं यहाँ पे, और पैराग्राफ पे आते हैं। सबसे पहले तो फ़ॉन्ट वेट मेरे को थोड़ा इसको बढ़ाना है, और मैं फ़ॉन्ट वेट कितना लिया था, मिनिमम 300। इसके बाद आ जाते हैं फ़ॉन्ट फैमिली पे वापस से। अच्छा सॉरी, फ़ॉन्ट साइज हो गया, उसको Z कर देता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली, और मैं रोबोटो वही ऊपर वाला ले लेता हूँ। रोबोटो कॉमा सेंसेरिफ। आप देख सकते हैं ये पहले से ही मच बेटर दिखने लग गया है।
अभी इसमें बहुत सारे सीएसएस करने बाकी हैं। तो फ़ॉन्ट सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मैं लाइन हाइट देता हूँ क्योंकि ये सब एकदम एक साथ आ गए हैं। 1.5 EM करके देखता हूँ। ओके, थोड़ा और, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं मार्जिन टॉप पे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर टैग के साथ आ गया है। मार्जिन टॉप कितना दूं मैं इसको? 15 पिक्सल्स दे के देखता हूँ एक साथ। ओके, ये पहले ही सही हो गया, मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ। और फिर मार्जिन बॉटम थोड़ा ज़्यादा है, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स, लेट्स सी, थोड़ा और कम। मार्जिन बॉटम को भी हटा देता हूँ। इसको डेस्कटॉप में देखते हैं। ओके, थोड़ा बेटर होते जा रहा है। मैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम दे दूंगा ताकि इमेज से थोड़ा सेपरेशन हो जाए, नहीं तो ये इमेज के साथ आ गया। मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। ओके, आप देख सकते हैं इमेज के साथ थोड़ा गैप आ गया अब। और मैं क्या चाहता हूँ कि अब इमेज को मैं इतना ज़्यादा विड्थ ना देते हुए मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। सबसे पहले तो विड्थ में देता हूँ 100%, ताकि ये ऑटोमेटिक ले ले एक साथ। अब आप देख सकते हैं ये इमेज कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, इमेज को सामने लाता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले उसको रेडियस देता हूँ। ज़्यादा नहीं, एकदम स्लाइट रेडियस होगा। आप देख सकते हैं कॉर्नर कर्व है इस तरह से। और थोड़ा सा इसको शैडो देता हूँ। एक्स में 0, ये मेरा प्रेफरेंस है, आप चाहें तो अपना दे सकते हैं एक्स एक्सिस में भी, बट आई प्रेफर कि लाइट सामने से आ रहा है तो शैडो नीचे बन रहा है 10 पिक्सल। और ब्लर रेडियस में दे देता हूँ 10 पिक्सल का, और ग्रे दे देता हूँ। थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। ग्रे की जगह पे मैं कुछ दूसरा कलर ले लेता हूँ। ओके, ये पहले से बहुत बेटर दिख रहा है। आई थिंक थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना चाहिए पैराग्राफ का। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। आई थिंक इतना बेस्ट है। लेट्स चेक मेरे ब्राउज़र का, मेरे ब्लॉग का कितना है फ़ॉन्ट साइज़ फ़ोन पे। आपको चेक करना है तो आप इस पर हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये 100% लेके चल रहे हैं। मेरे को नहीं पता है इन्होंने पेरेंट में कितना फ़ॉन्ट सेट करके रखा है, बट मेरा फ़ॉन्ट इससे बड़ा है तो फिर आइज़ के लिए ठीक होगा। लेट्स मेक इट डार्क थीम। चलो, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कंप्लीट बैकग्राउंड में यहाँ पे देता हूँ BSK बैकग्राउंड कलर। लेट्स गिव इट अभी के लिए ब्लैक। ओके, और अब मैं इसे थोड़ा लाइट करूँगा।
ओके, ये डार्क थीम जैसा कुछ दिख रहा है। अब मैं फ़ॉन्ट को वाइट कर देता हूँ। वाइट नहीं करूँगा पूरा, इसका भी एक टोन ले लूँगा। कुछ इस तरह से, थोड़ा और। मच बेटर। अब शैडो रखने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, मैं शैडो को हटा देता हूँ। ओके, ये तो टैग्स के शैडो हटे हैं, मैं इमेज का शैडो को भी हटा देता हूँ। ओके, मेरा बैकग्राउंड कलर क्या है, लेट्स सी। What is the color code? Copied. Let's see, यहाँ पे पेस्ट करके। ओके, और मेरा फ़ॉन्ट का कलर क्या है, लेट्स मेक इट ओके। तो कुछ इस तरह से मैं अपना फ़ॉन्ट कॉपी कर लिया हूँ अपने वेबसाइट से, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा डार्क थीम वेबसाइट। ये आप यहाँ पे अगर आपको कलर कोड समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जैसा था वैसा कर सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। आप इसको थोड़ा अगर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं इस तरह से। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, मच बेटर है। ओके, और अब मैं चाहता हूँ, ये अभी तो बेसिक मेरा डार्क थीम मोबाइल के लिए रेडी हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक मेरा तो काम हो गया, इमेज तक। अब फुटर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं फुटर, मेरा जो फुटर वाला टैग था, और फुटर टैग को मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ ताकि मेरा टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो जाए। फिर मार्जिन टॉप में देता हूँ कितना, 40 पिक्सल्स, एंड देन मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल्स ताकि वो सेंटर है। ओके, कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा। और आप चाहें तो एक यहाँ पे एक इमोजी लगा सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से। डिजाइन्ड बाय प्रतीक्षा विथ स्पैन डॉट हर्ट
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्परसेंट HEART हर्ट और सेमीकोलन। लेट्स सी HEART S। इस तरह से कुछ मेरा हर्ट आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्पैन लिखा था इसलिए ये वहाँ पे भी आ गया है। तो दोनों का CSS के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे क्लास ऐड कर देता हूँ, टैग्स, और यहाँ पे मैं स्पैन को हटा करके डॉट टैग्स कर देता हूँ। तो ये अब बेटर होगा क्योंकि नीचे से हट गया होगा और ऊपर से ये वैसा का वैसा ही कोड होगा। तो इस तरह से आप क्लासेस यूज़ किया कीजिए ताकि आपको डायरेक्ट एलिमेंट के साथ CSS ना करना पड़े। और अब मैं इसको यहाँ पे हर्ट ही है मेरा क्लास, हार्ट, यस। इसको मैं देता हूँ कलर रेड। लेट्स सी कैसा दिख रहा है ये। ओके, लेट्स गिव इट अ बॉर्डर। मेरे को पता नहीं है ये बॉर्डर कैसे काम करेगा। दिख ही नहीं रहा है, कोई फ़ायदा नहीं लगा के। ओके, तो बेसिकली मोबाइल के लिए आपका वेबसाइट रेडी है, कह सकते हैं ब्लॉग, आपका ब्लॉग रेडी है मोबाइल के लिए। तो अब इसे बनाना है डेस्कटॉप के लिए रिस्पॉन्सिव। तो आपको ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मोबाइल के लिए आपका काम हो गया है। अब आते हैं मीडिया क्वेरी पे। तो और सबसे पहले @media, और मीडिया में चाहता हूँ मिनिमम विड्थ, पहले मीडिया मिनिमम विड्थ, और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा मोबाइल के स्क्रीन से ज़्यादा 1 पिक्सल भी बढ़े तो वो टैबलेट के लिए CSS ले ले। तो मैं इसको, मोबाइल का एक एवरेज हो जाता है, विड्थ 360 है यहाँ पे, मैं कुछ और देख लेता हूँ पिक्सल टू एक्सल में कितना है, 441 है, और आईफोन में कितना है, 300 है। तो वही अप्रॉक्स 440 ले लेता हूँ मैं, ताकि मेजॉरिटी डिवाइसेस कवर हो जाए। 440 जैसे ही पिक्सल्स स्क्रीन के हों तो ये वाला मेरा CSS एक्टिव हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पहले अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, डॉट कंटेनर को हाइड कर दूंगा जैसे ही विड्थ बढ़ेगा, तो डिस्प्ले नन। ओके, तो अभी आपको दिखाता हूँ। फोर 440 जैसे ही होगा विड्थ, आप देख सकते हैं यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में ये हाइड हो गया। तो मेरा मीडिया क्वेरी सही से काम कर रहा है, ठीक है। ओके, तो जैसे ही मेरा ये 440 वाला रेजोल्यूशन आया कि ये हाइड हो गया, यानी कि अब CSS इस पर लिख सकते हैं। तो डिस्प्ले नन को हटा देता हूँ अभी के लिए, और मैं चाहता हूँ कि अब मेरा पैडिंग जो पहले 20 था उससे अब बढ़ा दूँ मैं इसे। तो अभी तक ये 20 था, और ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने डिस्प्ले नन को हटा दिया है। और यहाँ पे मैं देता हूँ पैडिंग 50 पिक्सल्स। ओके, तो टैबलेट्स पे कुछ इस तरह से दिखेगा मेरा। चलिए टॉगल करता हूँ टैब को। मैं यहाँ पे आईपैड उठाता हूँ। ओके, आईपैड का भी रेजोल्यूशन काफ़ी कम है, मतलब रेजोल्यूशन ज़्यादा है बट यहाँ पे छोटा दिख रहा है विड्थ में। मैं आईपैड प्रो लेके देखता हूँ।
ये फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आईपैड पे बंदों को प्रॉब्लम होने वाला है पढ़ने में। फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसको कर देता हूँ 30 पिक्सल्स। लेट्स सी। I don't know why this is not working here. अच्छा, सॉरी माय बैड। कंटेनर में मैं नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा पहले H1 को पकड़ता हूँ और H1 का मैं यहाँ पे डाल देता हूँ CSS, और मैं H1 को थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ मेरे टैबलेट स्क्रीन पे। तो पहले इसको एक नॉर्मल सा टैब ले लेता हूँ, आईपैड, और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ पहले मेरा कितना था, 40 था। अब मैं यहाँ पे इसको 50 करके देखता हूँ। लेट्स सी। ओके, मच बेटर है पहले से। और पैराग्राफ का मेरा कितना था, 20 था। मैं इसको यहाँ पे 35 करके देखता हूँ। ओके, आईपैड पे भी पहले से ज़्यादा बेटर दिख रहा है। थोड़ा स्पेस बढ़ा देता हूँ। यहाँ मेरा मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल था, इसको मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स। लेट्स सी, बेटर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं, ठीक है। और स्पैन में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ क्योंकि स्पैन बहुत छोटा दिख रहा है। कहाँ गया मेरा टैग्स, इसको मेरे को पैडिंग 5 पिक्सल को ही बढ़ाना है और फ़ॉन्ट साइज़ को ही बढ़ाना है। H1 के बाद ही डाल देता हूँ। तो लेट्स गिव द पैडिंग ऑफ 15 पिक्सल। लेट्स सी। ओके, एंड फ़ॉन्ट साइज ऑफ 30 पिक्सल्स। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, पैडिंग 15 भी ज़्यादा दिख रहा है, 12। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 22। लेट्स सी। ओके, मच बेटर है पहले से। और मार्जिन बॉटम 25, 40। ओके, अब बेटर दिख रहा है। और यहाँ इसके पीछे भी मैं देता हूँ मार्जिन बॉटम। ओके, इमेज में भी सही सेपरेशन आया है और ये टैब पे सही दिख रहा है अभी के लिए। मैं इसको देखता हूँ दूसरा टैब पे। तो जहाँ पे रेजोल्यूशन हाई हो जाता है वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा ये बात को। तो फिर मैं एक और यहाँ पे डाल देता हूँ रेजोल्यूशन, कि जैसे ही मेरा 700 क्रॉस करे, एक सेकेंड, इमेज का मैं थोड़ा बॉर्डर रेडियस भी बढ़ाना चाहता हूँ। लेट्स सी हाउ दिस विल लुक। थोड़ा ज़्यादा हो गया है शायद। फिफ्टीन बेटर है। ओके, तो अब आ जाते हैं 700 एंड अबव रेजोल्यूशन के लिए। तो एट द रेट
मीडिया एंड मिनिमम विड्थ 700 एंड अबव। तो 700 एंड अबव के लिए मैं क्या चाहता हूँ कि थोड़ा पैडिंग बढ़ जाए और यहाँ पे मैं डॉट कंटेनर और यहाँ पे मैं पैडिंग देना चाहता हूँ। पहले था 50, अब मैं कर देता हूँ 100। लेट्स सी। डेस्कटॉप पे तो सही नहीं दिख रहा है, मैं इसे टैबलेट पे देख लेता हूँ। आईपैड पे सही दिख रहा है, आईपैड पे भी सही दिख रहा है, रीडेबिलिटी बहुत अच्छा है। सरफेस डू, ओके, सरफेस डू का रिजोल्यूशन कुछ खास नहीं है, तो इतना ज़्यादा देना सही नहीं होगा। और instead of 50 let's give it 30। और इस पैन को भी ठीक कर देता हूँ, पैडिंग 12 ज़्यादा है। और फ़ॉन्ट साइज़ को 12। ठीक है। और यहाँ पे मैं H1 को दे देना चाहता हूँ ऊपर कितना था मेरा 30, तो यहाँ पे मैं इसको 40 दे के देखता हूँ। ओके, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पैराग्राफ को फ़ॉन्ट साइज़ समथिंग, यहाँ पे मैं 24 रखा हूँ, तो यहाँ पे मैं 30 देखता हूँ। ओके, बेटर है। एंड इमेज का देख लेता हूँ एक बार, इमेज भी ठीक ही है। और अब आ जाते हैं डेस्कटॉप के लिए। तो @media मिनिमम विड्थ मैं देता हूँ यहाँ पे अब 1200। और सबसे पहले तो मैं पैडिंग बढ़ाना चाहता हूँ, कंटेनर 100 था, इसको मैं डेस्कटॉप के लिए चाहता हूँ कि समवेयर अराउंड क्या सही रहेगा, एक बार देख लेता हूँ। मैं सीधा विड्थ कर देता हूँ इसको। मेरा 1200 है, तो इसको मैं 800 का विड्थ देता हूँ। ओके, और इसको सेंटर में लाने के लिए तो कुछ इस तरह से मेरा ब्लॉग डेस्कटॉप पे दिखेगा, जो कि थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको करेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे मैं अपने पैराग्राफ को, क्योंकि मेरा हेडिंग सही लग रहा है, मैं यहाँ पे दे देना चाहता हूँ 24 पिक्सल्स। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं मार्जिन बॉटम को हटा देता हूँ। तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और इसको यहाँ पे डाल दें। मार्जिन बॉटम 40 से 30, लेट्स सी कितना बेटर दिख रहा है ये। नहीं,
जब आपको कुछ समझ में नहीं आए कि क्यों हो रहा है ये पैडिंग इस तरह से, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से विड्थ को आप छोटा करें पहले तो, ओके, और यहाँ आकर के अब इस पर हाईलाइट करें, ओके। तो ये मेरा पैडिंग सही है, बस ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पूरे मैंने कंटेनर को जो पैडिंग दे रखा है उस वजह से ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो मैं पैडिंग बॉटम करके कम कर सकता हूँ, ओके। तो मैं आ जाता हूँ कंटेनर में, डॉट कंटेनर और पैडिंग बॉटम को मैं -40 पिक्सल्स ट्राई करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा, मैं इसको बता ही दिया हूँ कि भाई डेस्कटॉप पे तुमको इतना ही पैडिंग लेना है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करते हैं और किस तरह से डार्क थीम क्रिएट करते हैं। एक और चीज़ है, इस तरह से जो ये लिंक के नीचे अंडरलाइन आया हुआ है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे, तो आ जाते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं ए टैग और टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो इस तरह से मेरा ये लिंक भी है और ये अंडरलाइन भी नहीं है। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, मैंने कितना ले रखा है, 500 है मेरे पास, तो मैं 500 यहाँ पे डाल देता हूँ। कुछ इस तरह से दिख रहा है आपका वेबसाइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं यूजिंग मीडिया क्वेरी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से रिस्पॉन्सिव है। ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक विड्थ को मेरा एडजस्ट कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।